To my channel. So in this video we'll be talking about scope of forensic psychology. राइट जो स्कोप है फॉरेंसिक साइकोलॉजी का वो बहुत ब्रॉड है एंड वेरीड है, encompassing a range of activities related to the intersection of psychology and the legal system, because this is what we have discussed in the earlier videos कि what is forensic psychology, उसका नेचर क्या है, गोल क्या है. तो हमने देखा है कि it somewhere lies at the intersection of both psychology and the legal system. सो उसी के बारे में हम देखेंगे कि इसका जो स्कोप है इस वजह से वो बहुत वेरीड है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ब्रॉड है. जैसे कि सबसे पहले हम लोग बात करें, पहला जो स्कोप है इस असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल की इन लीगल प्रोसीडिंग्स. तो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल है उसका असेसमेंट लीगल प्रोसीडिंग्स में क्या है, ठीक है, मतलब करेंगे हम. ये जो फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो असेसमेंट करते हैं इंडिविजुअल का इन लीगल प्रोसीडिंग्स. अब किस किस तरीके से करते हैं वो इस कुछ जो पॉइंट्स हैं उनके अंदर, ये 6 पॉइंट्स हैं इनके अंदर बता रखे हैं. सबसे पहले कंडक्ट करते हैं कॉम्पिटेंसी इवैल्यूएशन कि वो जो एक पर्टिकुलर इंसान है वो मेंटली फिट भी है टू स्टैंड द ट्रायल या नहीं, है ना. कि मतलब उसने मे बी बिकॉज ऑफ सम मेंटल इलनेस या डिसऑर्डर ही हैज़ डन दैट पर्टिकुलर इंसिडेंट. तो उस पर वो जो मतलब उसका इवैल्यूएशन करना कि हाँ ये मेंटली फिट है या नहीं है ना, वो देखना. अगर वो नहीं है तो उसकी उस हिसाब से कन्विक्शन होगी, और अगर मेंटली फिट है तो उसकी उस हिसाब से कन्विक्शन होगी, है ना. क्योंकि अब अगर उसको कस्टडी में रखा जा रहा है, अगर वो ऑलरेडी मेंटली स्टेबल नहीं है, तो नॉट एग्जैक्टली स्टेबल, यहाँ पे मेंटली फिट की बात हो रही है, मतलब कोई इलनेस या कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर तो नहीं है. फिर असेस द क्रेडिटेबिलिटी एंड द रिलायबिलिटी ऑफ विटनेस, स्पेशली आई विटनेस जो भी है वो कितना क्रेडिटेबल है, रिलायबल है. तो इन सब टॉपिक की ना एक सेपरेट वीडियो, जैसे कि आई विटनेस टेस्टिमनी की एक सेपरेट वीडियो है, वहाँ पे आपको अच्छे से समझ आएगा कि हाउ वी कैन चेक क्रेडिटेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी. एंड उसके बाद आता है मेंटल स्टेट ऑफ डिफेंडेंट एट द टाइम ऑफ द एलिज्ड क्राइम. तो जो डिफेंडेंट है उसके मेंटल स्टेट कैसी है, ठीक है, तो वो भी देखते हैं. तो वही सेकेंड वाला जो पॉइंट, जो फर्स्ट वाला जो पॉइंट है उससे बहुत सिमिलर है कि जो डिफेंडेंट यानी जो भी जिस पे आरोप लगाया ना वो मेंटली फिट है या नहीं. उसके बाद मेंटल स्टेट कैसी है उसका, जब क्राइम हुआ था तब कैसी थी और अभी कैसी है, मतलब आफ्टर इस सब के बाद. पहली बार तो इन सब के बाद वो वहाँ पे खड़ा रहने लायक है या नहीं. उसके बाद मतलब जो भी प्रोसीजर है उसमें वो उसको वो स्टैंड कर पाएगा वो या नहीं. उसके बाद टाइम के वक्त उसकी कैसी मेंटल स्टेट थी. फिर ये वाले रोल भी करते हैं चाइल्ड कस्टडी किसको देनी चाहिए जब डाइवोर्स या सेपरेशन केसेस आता है. तो लीगल प्रोसीडिंग्स में हम लोगों ने अभी तक कितने पॉइंट देख लिए, 4 देख लिए. उसके बाद हम देखते हैं रिस्क ऑफ वायलेंस, सेक्शुअल वायलेंस या रेसिडिविज्म. रेसिडिविज्म मतलब रिलैप्स तो नहीं हो जाएगा कि मतलब हमने उसकी इंटरवेंशन करा दी उसके बाद दोबारा से वो क्रिमिनल बिहेवियर में इंडल्ज हो गया. इन कन्विक्टेड ऑफेंडर्स, तो जो अफेंडर जिनको जो प्रूव हो चुका है ना, उनका क्या रिस्क है कि वो दोबारा से वायलेंस में आ जाएंगे या सेक्सुअल वायलेंस में या किसी चीज़ में. इवैल्यूएट करना इंडिविजुअल इन्वॉल्व इन सिविल लॉ सूट फॉर साइकोलॉजिकल डैमेजेस, है ना. कहीं उन सब चीज़ों में तो नहीं वो शामिल है, पहले कोई उनका कोर्ट केस तो नहीं है ऐसा. Then after that is consultation with the law enforcement and legal professionals. तो जो legal professionals होते हैं, law enforcement agencies होती हैं, उनके साथ consultation भी करते हैं ये, ठीक है. तो let's see. Advice on effective interrogation techniques based on the psychological principle. तो ये advice करते हैं effective interrogation techniques, है ना, जो भी psychological principle पे based होता है, ठीक है. उसके बाद जो लॉ इन्फोर्समेंट में यानी जो पुलिस डिपार्टमेंट या सीबीआई में जो लोग हैं, है ना, जो इंटरव्यू करते हैं विटनेस को, सस्पेक्ट को, उनको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं कि आपको कैसी करनी चाहिए. तो ये एडवाइस भी देते हैं इंटेरोगेशन टेक्निक्स की अपने साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल यूज़ करके, और ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं. फिर कंसल्ट करते हैं ऑन केसेस जहाँ पे हॉस्टेज नेगोशिएशन है, स्टॉकिंग, थ्रेट्स, ऐसे जो केसेस आते हैं उसके अंदर भी ये कंसल्ट करते हैं. इनको किनको कंसल्ट किया जाता है, फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट को, कि क्या सामने वाले का माइंडसेट है ना. उसके बाद आता है डेवलप प्रोफाइल डेवलप करते हैं ऑफ अननोन ऑफेंडर्स बेस्ड ऑन द क्राइम सीन एनालिसिस. तो प्रोफाइल जनरेशन, इसकी पूरी जो स्टेजेस हैं, एवरीथिंग, इसकी भी वीडियो है, आप इसको समझना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज अगर आप एक प्रोफाइल बना दी तो उससे क्या होता है, एक नैरो डाउन कर देते हो आप सस्पेक्ट लिस्ट को, ठीक है. उसके बाद असिस्ट इन ज्यूरी सिलेक्शन बाय इवैल्यूएटिंग पोटेंशियल बायसेस ऑफ जूरर्स. तो ये असिस्ट करता है कि ज्यूरी में किस किस को सिलेक्ट करना चाहिए,
उसमें ना क्या देखते हैं, इवैल्यूएट करते हैं कि कौन ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर सकता है ना। तो वो भी है, मतलब कि जो जूरीज होते हैं उनकी कई बार ना अपनी बायसेस भी होती है, तो उसको इवैल्यूएट करते हैं और जूरी सिलेक्शन में असिस्ट करते हैं कि इसको करना चाहिए, या फिर ये अगर है तो ये किस तरीके से एक्ट करेंगे या आपको कैसे करना चाहिए किस पर्टिकुलर केस में। सर्व करते हैं एज कंसल्टेंट टू अटॉर्नी ऑन द लीगल ये जो स्ट्रैटेजीज होती है इन्वॉल्विंग साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, तो ये सर्व करते हैं कंसल्टेंट की तरह टू अटॉर्नी ऑन लीगल स्ट्रैटेजी, जिस इन्वॉल्व करते हैं जिसके अंदर साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, ठीक है, जो भी साइकोलॉजिकल फैक्टर्स वाली जो भी लीगल जो भी वो आती हैं, क्या कहते हैं, केसेस, उसमें भी कंसल्ट करते हैं। फिर पुलिस डिपार्टमेंट एंड रिसर्च में देखो तो ये रिसर्च कंडक्ट रिसर्च ऑन कॉज, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ क्रिमिनल बिहेवियर, ठीक है, तो ये रिसर्च करते हैं कि इसमें कॉजेज क्या हैं, या आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं या कैसे ट्रीट कर सकते हैं किसको, क्रिमिनल बिहेवियर को। फिर आता है इवैल्यूएट द इफेक्टिवनेस ऑफ रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम फॉर ऑफेंडर्स, कि आप इवैल्यूएट करते हैं कि जो रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम अपने ऑफेंडर के लिए किया है उसकी वो कितना इफेक्टिव था उनके ऊपर, ठीक है। उसके बाद स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ वेरियस क्रिमिनल सेंटेंसिंग गाइडलाइंस एंड पॉलिसीज, कि इसका इम्पैक्ट क्या है जब हम क्रिमिनल को कोई क्रिमिनल से रिलेटेड कोई भी गाइडलाइन है या पॉलिसीज हैं, है ना, सेंटेंसिंग की उनको क्या सज़ा देनी चाहिए, है ना, उसका क्या इम्पैक्ट है। उसके बाद एग्जामिन करना है साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ क्राइम ऑन विक्टिम्स एंड कम्युनिटीज़, तो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ क्राइम क्या है विक्टिम के ऊपर और कम्युनिटीज़ के ऊपर, बिकॉज जैसे मैंने पहले भी बताया था पहले वाली वीडियोज़ में कि अगर एक सोसाइटी में बहुत ज़्यादा क्राइम हो रहा है तो आप भी उसी, मतलब आपके एरिया में बहुत सारी सोसाइटीज है उनमें बहुत ज़्यादा क्राइम्स हो रहे हैं, आप भी उसी एरिया में रहते हो, तो आपको भी डर लगा रहेगा ना कि हम नेक्स्ट हम भी हो सकते हैं। एंड जो विक्टिम है, ठीक है, कई बार ऐसा होता है जो विक्टिम होता है उसकी क्या साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है, बिकॉज वो पीटीएसडी हो सकता है उसको, वो थ्रेट में जीता है, वो जो चीज़ है उससे कोप नहीं कर पाता कई बार। उसके बाद रिसर्च ऑन टॉपिक्स जैसे कि कल्ट इंडोक्ट्रिनेशन, डोमेस्टिक वायलेंस एंड सेक्सुअल असॉल्ट। उसके बाद आता है एक्सपर्ट टेस्टिमनी इन कोर्ट, ये एक्सपर्ट टेस्टिमनी की तरह काम करते हैं, ठीक है, यानी ये टेस्टिफाई करते हैं कि आई विटनेस की कितनी रिलायबिलिटी है, रिकवर्ड उसकी मेमोरी, क्योंकि मेमोरी जो है वो भी एक इमोशनल रोल प्ले कर बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है, बिकॉज मेमोरी जो है, जो इंसान का परसेप्शन है वो वेरी करता है। तो इसके बारे में भी आप जब वो वीडियो देखेंगे ना आई विटनेस टेस्टिमनी वाली, तो उसमें देखना है कि जो आई विटनेस है वो कैसे आइडेंटिफाई कर रहा है ना, क्योंकि कई बार सस्पेक्ट जो लाइनअप होते हैं उसमें वो कहीं मिस आइडेंटिफिकेशन ना कर ले, बिकॉज उससे क्या होगा, किसी इनोसेंट को कन्विक्शन हो जाएगी एंड किसी गिल्टी को फ्रीडम मिल जाएगी, ठीक है। फिर प्रोवाइड असेसमेंट ऑफ डिफेंडेंट का मेंटल स्टेट एंड क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो डिफेंडेंट की मेंटल स्टेट कैसी है उसका असेसमेंट करते हैं, कमेंट करते हैं ऑन साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन यूज्ड इन इवैल्यूएशन, तो कमेंट करते हैं कि साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के ऊपर, है ना, इंस्ट्रूमेंटेशन जो भी इवैल्यूएशन में यूज होते हैं, अब उसके टेस्टिंग करने के लिए टूल्स वगैरह तो इन लोग को ही पता है ना कि हाउ टू एक्चुअली असेस दैट। उसके बाद एजुकेट करते हैं जूरीज को साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट जैसे कि बाटर्ड वुमेन सिंड्रोम के बारे में, ठीक है। उसके बाद आता है कि अब ये बाटर्ड वुमेन सिंड्रोम के बारे में भी आप सोच सकते हो ये क्या है ना। तो जो बैटर्ड वुमेन सिंड्रोम होता है इसके अंदर क्या होता है कि कई बार ये सबसे पहले तो ये साइकोलॉजिकल कंडीशन है, क्योंकि यहाँ पे भी बोले साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। तो इसके अंदर क्या होता है, ये जब डेवलप हो जाता है जब एक जो पर्सन है वो एक्सपीरियंस करता है अब्यूज, और वो अब्यूजर कौन होता है, उनका इंटीमेट पार्टनर। जनरली इट हैपेंस व्हेन द मेल एक्चुअली सेक्सुअली अब्यूजेस द पार्टनर। तो जो विमेन है जनरली ये इस साइकोलॉजिकल इशू से गुजरती हैं, तो जो ये जो विमेन होती हैं ये दे फाइंड देमसेल्फ इन एन अब्यूजिव रिलेशनशिप, ऑफन डू नॉट फील सेफ और हैप्पी, राइट। उसके बाद ऑफर करते हैं एक्सपर्टीज ऑन द इश्यूज लाइक रिप्रेस्ड मेमोरीज भी होती हैं, फॉल्स कन्फेशन, इसके ऊपर भी वीडियो हमारे चैनल पे बहुत अच्छे से है, और ये वाली जो हैंड रिटन नोट्स के साथ है तो आप देख सकते हैं। नाउ करेक्शनल सेटिंग्स वही रिहैब सेंटर्स जो होते हैं, तो इसके अंदर डेवलप करना एंड इम्प्लीमेंट करना थेरेपी प्रोग्राम्स फॉर इनकार्केटेड ऑफेंडर्स, ठीक है, तो उनके लिए भी थेरेपी प्रोग्राम्स को ना इम्प्लीमेंट किया जाता है, डेवलप किया जाता है। प्रोवाइड मेंटल हेल्थ सर्विसेज टू इनमेट्स विद साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, जिसको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है और वो जो वहाँ पे हैं
प्रिजन्स में है या फिर रिहैब सेंटर्स में है तो उनको मेंटल हेल्थ सर्विसेज देना, कंडक्ट करना रिस्क असेसमेंट जो अंदर हैं, अगर उनको परोल पे बाहर भेजना है, रिलीज करना है उनको, उनकी रिकमेंडेशन देना है, तो ये वही करते हैं क्योंकि दे डू एक्चुअली असेसमेंट की कहीं बाहर जाके फिर से तो ये उन्हीं सब चीज़ों में नहीं लग जाएगा, है ना। उसके बाद असिस्ट करना विद क्राइसिस नेगोशिएशन, है ना, एंड मैनेजिंग डिस्ट्रप्टिव इनमेट बिहेवियर, उसको भी मैनेज करना, असिस्ट करना क्या क्या है। फिर द अप्लाइड एंड मल्टीडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ फोरेंसिक साइकोलॉजी अलाउज प्रोफेशनल टू कंट्रीब्यूट अक्रॉस द लीगल, जो भी इंटायर लीगल एंड जस्टिस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम होता है उसके अंदर। अब जो स्कोप है ना इसका, इंडिया में बात करते हैं, अभी हमने ग्लोबली इन जनरल बात की कि कहाँ कहाँ क्या क्या होता है, बट अगर हम इंडिया की बात करें, सबसे पहले प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अ फ्यू ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंट एंड प्रमोट फॉरेंसिक साइकोलॉजी इन इंडिया। बहुत कम है जो एक्चुअली प्रमोट करते हैं फॉरेंसिक साइकोलॉजी को, क्योंकि और उनको क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, नेटवर्किंग, प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड एडवोकेसी अपॉर्चुनिटीज़। तो बहुत कम ही है, बहुत फ्यू ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। बाकी लोग अभी इतना इंडिया में इसका स्कोप हुआ नहीं, ठीक है। अभी उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। तो फ्यू ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली रिप्रेजेंट एंड प्रमोट फॉरेंसिक साइकोलॉजी। उसके बाद रिसर्च पब्लिकेशन में देयर इज ग्रोइंग रिसर्च एंड स्कॉलरली वर्क इन फॉरेंसिक साइकोलॉजी गेटिंग पब्लिश एंड प्रेजेंटेड इन इंडिया। तो अभी बहुत ज़्यादा ग्रो हो रहा है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है इससे रिलेटेड टॉपिक्स में। टाइमिंग ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, इसमें क्या है, इन एडिशन टू डिग्री प्रोग्राम सम ट्रेनिंग कोर्सेज एंड एजुकेशनल प्रोग्राम्स इन फॉरेंसिक साइकोलॉजी आर अवेलेबल थ्रू इन यूनिवर्सिटी, मतलब इनसे रिलेटेड जो कोर्सेज हैं वो अवेलेबल हैं, बट उनकी जो तादाद है वो बहुत कम है, इतना ज़्यादा नहीं है अवेलेबल, ठीक है। उनके इतनी अवेलेबिलिटी नहीं है। फिर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, फोरेंसिक जो साइकोलॉजिस्ट है ना वो असिस्ट करते हैं लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को बाय यूजिंग साइकोलॉजी टू अंडरस्टैंड क्रिमिनल मोटिव्स, बिहेवियर पैटर्न्स फॉर प्रोफाइलिंग सस्पेक्ट्स। ये तो इनका स्कोप है कि मतलब यहाँ पे इस एरिया में ही काम करते हैं। फिर कोर्ट केसेस में भी दे प्रोवाइड एक्सपर्ट टेस्टिमनी, मेंटल हेल्थ पे टेस्टिमनी देते हैं। उसके बाद क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, चाइल्ड कस्टडी एंड अदर लीगल इश्यूज रिक्वायरिंग साइकोलॉजिकल एक्सपर्टीज, ठीक है। उसके बाद आता है करेक्शन। Now, forensic psychologists work in correctional facilities, rehabilitating inmates through assessment, treating plans, and counseling mental health, substance abuse. तो ये सब जो है स्कोप है फॉरेंसिक साइकोलॉजी का इन इंडिया। नाउ विल टॉक अबाउट सम की चैलेंजेस एंड लिमिटेशन। तो सबसे पहले लैक ऑफ क्वालिफाइड ट्रेन फॉरेंसिक साइकोलॉजी प्रोफेशनल इन इंडिया। तो इंडिया में क्या लिमिटेशन है, पहली बात तो क्वालिफाइड बहुत कम लोग हैं, ट्रेंड नहीं है फॉरेंसिक साइकोलॉजी में प्रोफेशनल इन इंडिया। इनएडिक्वेट रिसोर्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द फील्ड, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, बिकॉज लोगों के पास अभी भी ना मतलब कोर्स, जैसे मैंने बताया, अवेलेबिलिटी नहीं है उन कोर्सेज की ज़्यादा। फिर अवेयरनेस भी नहीं है, फिर कल्चरल लीगल बैरियर्स भी है टू अडॉप्शन, ठीक है, कि हमें ये लीगल बैरियर्स भी होते हैं कि आप हर जगह इनको नहीं कर सकते हो ना अलाउ। उसके बाद लैक ऑफ फुल रिकग्निशन नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है लीगल सिस्टम की, जो जस्टिस सिस्टम है उसकी। तो वाइल फोरेंसिक साइकोलॉजी हैज पोटेंशियल टू कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू इंडिया के लीगल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, इट रिमेन्स एन इमर्जिंग फील्ड, अभी भी इमर्जिंग फील्ड है with considerable scope for more development and integration compared to western nations। तो ठीक है, तो अभी भी इमर्जिंग फील्ड है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि अभी यहाँ पे स्कोप ज़्यादा है, ठीक है। जितनी भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज होती है वो एम्प्लॉय करती है अभी करंटली क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को, रैदर देन स्पेशलाइज जो इसी में स्पेशलाइज है, जो कि फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट होते हैं। द रोल आर नॉट एज वेरीड एंड वेल डिफाइंड एज इन कंट्री। तो यहाँ पे ना इंडिया में अभी रूल जैसे वेल डिफाइंड है कि क्लिनिकल वाला ये काम करेगा, फॉरेंसिक वाला ये काम करेगा। तो यूके में, ऑस्ट्रेलिया में अगर देखोगे तो फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट आर इंटेग्रल टू क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, कोर्ट प्रोसीडिंग एंड विक्टिम काउंसलिंग, ठीक है। So, in summary, the scope of forensic psychology globally covers crucial areas such as evaluation, consulting, expert research, expert witness testimony. But in India, while positive steps are being taken, forensic psychology still lack the widespread implementation. Implementation नहीं है अभी इसकी, resources नहीं है, and defined role नहीं है, ठीक है। However, experts are ongoing to expand its scope and importance in the legal system, ठीक है। उसके बाद फॉरेंसिक साइकोलॉजी के अंदर जब हम प्रिंसिपल्स अप्लाई करते हैं लीगल सिस्टम के अंदर, तो कुछ एथिकल चैलेंजेस भी आते हैं। सबसे पहले डुअल लॉयल्टी। अब ये क्या है, फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट ऑफन फेस कन्फ्लिक्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू देयर क्लाइंट, ठीक है। तो मतलब कन्फ्लिक्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कई बार, हु मे बी द डिफेंडेंट, मतलब जिसने क्राइम किया है, एंड द लीगल सिस्टम,
ठीक है, कोई लीगल सिस्टम तो भाई जो कल्प्रेट है उसको पकड़ाने में लगा है, तो आप उधर हेल्प कर रहे हो यूनिट जज की कि ये है, और डिफेंडेंट की भी कई बार आप हेल्प कर रहे होते हो बिकॉज ऑफ उसका मेंटल स्टेट एंड एवरीथिंग। तो बैलेंसिंग दिस ड्यूटी विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग एथिकल स्टैंडर्ड्स कैन बी चैलेंजिंग, तो ये भी चैलेंजिंग होता है। अब नाउ कॉन्फिडेंशियलिटी आपको मेंटेन करनी पड़ती है, कॉन्फिडेंशियलिटी वो डिफिकल्ट होती है, स्पेशली जब जब इंफॉर्मेशन जो है वो इम्पैक्ट कर सकता है लीगल डिसीजंस को, है ना। अब आपने बोल दिया कि भाई अब सपोज जो सामने वाला इंसान है वो आपके आके चीज़ें बता रहे हैं, एंड अब अगर आप वो कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन नहीं करोगे, आप बता दोगे किसी और को, तो उससे क्या है लीगल डिसीजंस में चेंजेस आ सकते हैं। द लीगल ऑब्लिगेशन टू डिस्क्लोज सर्टेन इन्फॉर्मेशन में कन्फ्लिक्ट विद एथिकल ड्यूटीज टू प्रोटेक्ट क्लाइंट कॉन्फिडेंशियलिटी। तो वही है, आपको जो अगर आप डिस्क्लोज करोगे सर्टेन इन्फॉर्मेशन, उसकी वजह से कन्फ्लिक्ट आ सकता है आपके एथिकल ड्यूटीज में। इन्फॉर्म्ड कंसेंट ये भी इंपॉर्टेंट होता है, इंश्योरिंग दैट इंडिविजुअल अंडरस्टैंड द पर्पस, है ना, वो अंडरस्टैंड करे पर्पस क्या है, पोटेंशियल यूजेस क्या एंड लिमिटेशन ऑफ फोरेंसिक इवैल्यूएशन can be complicated, particularly when clients are under duress and have limited understanding of legal processes। तो जब उनको मतलब एकदम लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है लीगल प्रोसेसेस की और वो एकदम स्ट्रेस में है, तो उस वक्त ना मतलब इंडिविजुअल को समझाना कि पर्पस क्या है, यूज़ क्या है, वो बहुत थोड़ा, और लिमिटेशन ऑफ फोरेंसिक इवैल्यूएशन क्या है, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ठीक है। कंपेटेंस एंड एक्सपर्टीज, तो जो फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो इंश्योर करते हैं दैट दे हैव एप्रोप्रिएट ट्रेनिंग एंड एक्सपर्टीज फॉर स्पेसिफिक केसेस। तो उनकी एप्रोप्रिएट ट्रेनिंग एंड एक्सपर्टीज होती है इन केसेस में। मिस रिप्रेजेंटिंग वंस क्वालिफिकेशन और वर्किंग आउटसाइड ऑफ वंस कंपेटेंसी कैन लीड टू एथिकल ब्रीचेस। ठीक है। फिर होती है बायस एंड ऑब्जेक्टिविटी। मेंटेनिंग ऑब्जेक्टिविटी जो है वो बहुत क्रिटिकल होती है फॉरेंसिक असेसमेंट में, बट पर्सनल बायसेस एंड एक्सटर्नल प्रेशर कैन इन्फ्लुएंस इवैल्यूएशन एंड द टेस्टिमनी, क्योंकि जब प्रोफाइलिंग करते हो उसमें भी आ सकता है। स्ट्राइविंग फॉर इम्पार्शियलिटी इज एसेंशियल टू अपहोल्ड एथिकल स्टैंडर्ड, तो आपको इम्पार्शियल होना है। ठीक है। उसके बाद आता है पोटेंशियल हार्म। तो फोरेंसिक इवैल्यूएशन एंड टेस्टिमनी आर सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट ऑन इंडिविजुअल की लाइफ इंक्लूडिंग देयर लीगल आउटकम एंड मेंटल हेल्थ। तो जो भी फॉरेंसिक में साइकोलॉजिस्ट जो भी इवैल्यूएशन करते हैं और जो भी उनकी टेस्टिमनी होती है, उसका बहुत इम्पैक्ट होता है इंडिविजुअल की लाइफ पे और उनके लीगल आउटकम्स पे और मेंटल हेल्थ पे। बिकॉज ऑब्वियसली उनके लीगल आउटकम्स पे तो होगा, क्योंकि वो बताएगा कि वो कर सकते हैं स्टैंड ट्रायल्स या नहीं, या उन प्रोफाइलिंग जब करते हैं तो बता सकते हैं कि यही सस्पेक्ट है, तो ऑब्वियसली उसके आउटकम पे आएगा। अब जो आउटकम होगा उससे उनकी मेंटल हेल्थ भी डिस्टर्ब होगी, है ना। उसके बाद साइकोलॉजिस्ट मस्ट केयरफुली कंसिडर द पोटेंशियल हार्म। ठीक है, पोटेंशियल हार्म क्या है, देयर इन्वॉल्वमेंट मे कॉज एंड वर्क टू मिनिमाइज इट। तो साइकोलॉजी जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं ना वो केयरफुली कंसिडर करते हैं कि क्या पोटेंशियल हार्म होगा। ठीक है, पोटेंशियल हार्म देयर इन्वॉल्वमेंट में कॉज, तो उनके इन्वॉल्वमेंट की वजह से जो पोटेंशियल हार्म होगा और उसको मिनिमाइज करने के लिए। ठीक है। उसके बाद रोल कन्फ्यूजन, डिफरेंशिएटिंग बिटवीन रोल्स ऑफ द थेरेपिस्ट एंड इवैल्यूएटर कैन बी चैलेंजिंग। थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप रिक्वायर ट्रस्ट एंड सपोर्ट, वेयर एज फॉरेंसिक इवैल्यूएशन रिक्वायर न्यूट्रलिटी। ठीक है, आपको न्यूट्रल रहना है, आपको किसी की तरफ भी बायसनेस नहीं दिखानी है, एंड ऑब्जेक्टिविटी लीडिंग टू पोटेंशियल कन्फ्लिक्ट्स। ठीक है। उसके बाद आता है प्रेशर फ्रॉम लीगल सिस्टम। फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट में फेस प्रेशर फ्रॉम अटॉर्नी और द कोर्ट टू अराइव एट सर्टन कंक्लूजन। ठीक है, रेजिस्टिंग सच प्रेशर एंड मेंटेनिंग प्रोफेशनल इंटेग्रिटी इज क्रूशियल। तो आपको वो जो रेजिस्ट करना है वो प्रेशर को, और वो प्रोफेशनल इंटेग्रिटी को बना के रखना है, मेंटेन करके रखना है। नाउ लास्ट टू आर एथिकल यूज ऑफ असेसमेंट टूल्स। एक सेकेंड, या सो एंश्योरिंग दैट साइकोलॉजिकल असेसमेंट आर यूज एथिकली। जो भी असेसमेंट आप यूज करोगे एथिकली है, आपको वो यूज करनी आनी चाहिए सबसे पहली बात। यूज अप्रोप्रिएट मेजर फॉर कल्चरल सेंसिटिविटी एंड वैलिडिटी इज एसेंशियल। ठीक है। उसके बाद मिस यूज और मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस टूल कैन लीड टू इनजस्ट आउटकम्स, बिकॉज उसकी वजह से अगेन वही कि जो इनोसेंट है उसको कन्विक्शन हो सकती है और जो गिल्टी है उसको फ्रीडम मिल सकती है। तो मिस इंटरप्रिटेशन, मिस आइडेंटिफिकेशन कभी भी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद होता है रिपोर्ट एंड टेस्टिमनी। इसमें रिपोर्टिंग एंड टेस्टिमनी में क्या होता है, प्रोवाइडिंग एक्यूरेट क्लियर ऑनेस्ट रिपोर्ट्स एंड टेस्टिमनी वाइल avoiding overstepping the bounds of the one's expertise is a key ethical challenge।
तो प्रोवाइड करना एक्यूरेट क्लियर ऑनेस्ट रिपोर्ट्स एंड टेस्टिमनी को, वाइल अवॉइड करना क्या ओवर स्टेपिंग द बाउंड्स ऑफ वन एक्सपर्टीज इज ethical challenge. Misleading or exaggerated statement can have a several legal consequences. अगर आप mislead करते हो, exaggerate करते हो अपनी statements को, तो उसके भी legal consequences होते हैं. Navigating these challenges require adherence to ethical guidelines, ongoing professional development, and a commitment to upholding justice and fairness within the legal system. So by this we actually completed जो भी ethical challenges हैं as well as the scope, ठीक है, of forensic psychology. So if you like the video, don't forget to like, share and subscribe to my channel, and if still you have any doubt, you can reach me out in the comment section.